नाजरीन चलते हैं अगले सेगमेंट में जो खारजा अमूर से मुतालिक है। तो जैद साहब, अब खारजा अमूर पे अगर हम देखते हैं तो आज जो हमारे वज़ीर आज़म श्रीलंका पहुंचे हैं, दूसरी तरफ हमें अफगानिस्तान का भी एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। जो 29 फरवरी 2020 का एग्रीमेंट था तालिबान और यूएस के दरमियान, उसमें आप कुछ रिजर्वेशंस लगता है कि हो रही हैं। नेटो भी चाहता है कि अपनी फोर्सेस अब रखे। तो बड़े एक अजीब सा इश्यूज बनते, चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए उभर कर आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी अफगानिस्तान पॉलिसी ठीक नहज पे जा रही है कि इसमें कुछ तब्दीलियों की जरूरत है? Basit bhai, you are a diplomat. You spent your life understanding the foreign policy. You know better than me. जो इस वक्त पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी चल रही है वही है जो परवेज मुशर्रफ के दौर की है, कि जिसमें आपकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट राय नहीं है। आप अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को फॉलो कर रहे हो। जो आप अपनी कोई डिमांड्स नहीं दी आपने अमेरिका को, आपने अपनी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं दी हुई, आप कोई खुद निगोशिएट नहीं कर रहे अमेरिकन से, आप कोई डिमांड नहीं कर रहे अमेरिकन से कि एग्जिट स्ट्रैटेजी दो, कोई विड्रॉल डेट दो, कोई ट्रूप्स कम करो, कोई पाकिस्तान के इंटरेस्ट का दे। You are not enforcing yourself. You're only following what the Americans are doing. अच्छा, वो बैठना चाहते हैं, 10 साल और बैठ जाएं, हम इंतजार करते रहेंगे। Nobody is objecting to the fact कि पाकिस्तान में 1 लाख लोग शहीद हुए, 150 बिलियन डॉलर का हमें नुकसान हुआ। It was because of one simple reason, US occupation of Afghanistan. आप बाकी इंडिया को इल्जाम देते रहे, आप टीटीपी को कहें, आप बीएलए को कहें, लेकिन ये सारे जो थे अमेरिकन अम्ब्रेला के नीचे काम करते रहे। यूएस इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जब वो ऑक्यूपेशन फोर्स है, पूरा अफगानिस्तान कंट्रोल कर रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में वो सैकड़ों ड्रोन हमले कर सकते हैं, तो वो टीटीपी को और बीएलए को क्यों एलिमिनेट नहीं कर सकते थे? उन्होंने क्यों अलाउ किया उस टाइम पे कि पाकिस्तान को लिटरली 5th जनरेशन वॉर में इनाहिलेट कर दिया जाए? वी लॉस्ट ऑलमोस्ट अ डिवीजन ऑफ आवर आर्मी ऑफ 12-13 हजार अफसर और जवान हमारे शहीद हुए, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल शहीद हुए, हमारे यंग पूरी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की क्रॉप्स हमने शहीद करवा दी जो पास आउट हुए थे यंग ऑफिसर्स, और 100 एपीएस के बच्चे शहीद करवाए, 150 अरब डॉलर का नुकसान करवा लिया हमने अपनी इकोनॉमी का। लेकिन हम अभी भी नहीं सीख रहे कि प्रॉब्लम क्या थी, क्यों ये सब कुछ हो रहा, और अभी भी हमारी स्ट्रैटेजी वही रिएक्टिव और डिफेंसिव है कि हमने अपनी बॉर्डर के अंदर एक फेंस लगा ली और समझ रहे हैं कि दहशतगर्दी रुक जाएगी। दुनिया में कहां एक फेंस ने दहशतगर्दी रोकी है? अगर आप उस फेंस को प्रोटेक्ट नहीं करते थ्रू अ प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी ऑफ हिटिंग द बेस एरियाज, ऑफ मूविंग इनटू द एनिमी टेरिटरी, डिस्ट्रॉइंग देयर कैंप्स, ऑक्यूपाइंग हाइट्स, मूविंग इन, पुशिंग देम बैक, क्रिएटिंग सपोर्टिंग मिलिशियाज, लॉयलिस्ट मिलिशिया को तैयार किए बगैर कि जो इंगेज करे हॉस्टाइल टेरिटरी में जाकर उन एलिमेंट्स को कि जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं, जब आप ये, और फिर जो फेंस के इस तरफ आ चुके हैं दहशतगर्द, जो वजीरिस्तान में धमाके हो रहे हैं, जो बाजौर में हो रहे हैं, जो पेशावर, जो कि कोयटा में हो रहे हैं, जो कि बलोचिस्तान में हो रहे हैं, ये तो फेंस से कई 100 किलोमीटर अंदर धमाके हो रहे हैं और जंगें हो रही हैं। लेकिन हम जैद साहब, ये तो फिर वही नैरेटिव होगा ना कि हम दूसरे मुल्क की सॉवरेंटी को ब्रीच करते हुए जाकर वहां प्रीएम्प्टिव या सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। यही काम भारत हमारे मुल्क में भी करना चाहता है। किसी ने बालाकोट में हमने देखा जो उन्होंने 26 फरवरी को किया 2019 में। तो ये तो फिर वही है कोई पहली बात यह है कि जब भारत ने हमारी सॉवरेनिटी ब्रीच की तो हमने भी उनकी सॉवरेनिटी ब्रीच की, हमने जहाज भी गिराए, हम अंदर जाके मार के भी आए। क्या दुनिया ने पाकिस्तान पर एतराज किया? नहीं किया। नोबडी ऑब्जेक्टेड बिकॉज दे न्यू कि इंडिया ने पहले हमला किया है और हमने जवाब दिया है। दैट्स इट। और जब इंडिया के मामले में दुनिया नहीं बोली तो अफगानिस्तान पर क्यों बोलेगी? जब पूरी दुनिया मान रही है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी, यूएन तक ले गए आप बात को कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ रही है, तो कौन एतराज करेगा कि अगर आप अफगानिस्तान के अंदर जाकर टीटीपी और बीएलए और एनडीएस के कैंप्स को उड़ा के रख दें या रॉ के कैंप्स को उड़ा दें कि जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं? जब इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है अफगानिस्तान को एज अ प्रॉक्सी बेस यूज करते हुए, तो हमें क्यों प्रॉब्लम है? मैंने यही अर्ज किया आपको कि वो आपके पश्तों की बड़ी खूबसूरत कहावत है कि गरीब तो तुझे अल्लाह ने बनाया, तुझे बेगैरत किसने बनाया है, यू नो। तो लेकिन बड़ी चीज है, बड़ी केओस और एनार्की की सिचुएशन हो जाएगी इस खित्ते में अगर हमने ये काम शुरू कर दिया। जैद साहब, अभी नहीं हो रही क्या? अभी केओस और एनार्की नहीं है? अभी तो है। अभी जो केओस, तो फिर अब मजीद क्या होगी?
हमारे लिए इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट है। वी आर नॉट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अफगानिस्तान सिविल वॉर, या अफगानिस्तान में कंपोनेंट्स क्या होते हैं ना, करे जो मर्जी उन्होंने करना। यू थिंक आर पेंडरिंग टू काबुल एडमिनिस्ट्रेशन एट दिस स्टेज इज ऑफ नो वैल्यू और कॉन्सिक्वेंस और शुड नॉट बी डन? काबुल रजीम उतनी ताकतवर है जो कारजाई के बारे में कहा जाता था द मेयर ऑफ काबुल। अफगानिस्तान में रियल फोर्स अफगान तालिबान है। और टर्की ने जो काम सीरिया में और इराक में किया, टर्की ने वहां प्रॉक्सी मिलिटेंट ग्रुप्स भी बनाए, बेस एरियाज भी बनाए, बफर जोन भी बनाया, उसको प्रोटेक्शन भी एयर रेड से, ड्रोन से, अपनी आर्मी अंदर भेजी इराक में और सीरिया में। उन्होंने दाइश को और पीकेके को दोनों को पीछे धकेला, एक बफर जोन क्रिएट किया। और उसके बाद आपने देखा कि तुर्की में कोई अब दहशतगर्दी और धमाके और सुसाइड बॉम्बिंग नहीं हो रही, जो शुरू हो गई थी एक जमाने में, क्योंकि जब दाइश और पीकेके दोनों उनके बॉर्डर्स तक आ गए थे। आप टर्की से सीखे। अफगानिस्तान इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन सीरिया और इराक। वो दो मुल्क थे, तुर्की ने दोनों को इंगेज किया, दोनों में बफर जोन बनाए। बात सिर्फ यह है कि तुर्क मर्द आजाद, मर्द दलेर, एक ताकतवर लोग हैं। उन्होंने 3 बर्र-ए-आज़मों पे हुकूमत की है। हमारे लोगों पर 5,000 मील दूर से आकर एक जजीरे पे रहने वाले अंग्रेजों ने हुकूमत की है। यह फर्क है हमें और तुर्कों में। हम अभी तक जहनी तौर पर गुलाम हैं, वो तुर्क मर्द आजाद है। वरना हकीकत यह है कि जो ताकत हमारे पास है, हम पूरे खित्ते को आगे लगा के रख सकते हैं। मजाल नहीं इंडिया की, अफगानिस्तान की, या रूस की, या किसी की, या अमेरिका की, कि पाकिस्तान के मुकाबले पर यह बात कर सके। हमें अपने पोटेंशियल का ही नहीं पता, हमें अपनी कैपेसिटी। अभी हम अर्तुगरुल और टर्किश ड्रामे देखकर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीख ही लेंगे। ये बताइए कि जो इस वक्त कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, मैं तो बहुत वरिड हूँ जो हमारी सारी इस वक्त पॉलिसी है। आप किस तरह देख रहे हैं? आप किस तरह देख रहे हैं कश्मीर की सिचुएशन को? ये आई पर्सनली कॉल इट अ हिस्टोरिक बिट्रेयल। यानी तारीख में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने प्लेट में रखकर बगैर गोली चलाए कश्मीर भारत को दे दिया। ये लिखा जाएगा तारीख में, क्योंकि हम कंटेम्प्रेरी है ना, हम हिस्ट्री नहीं लिख रहे, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। आने वाले वक्तों में लोग लिखेंगे कि बाजी में हुआ क्या था। ये इंडिया बार बार जो पाकिस्तान नैरेटिव बिल्ड कर रहा है कि कश्मीर का फैसला कश्मीर करेंगे। वजीर आजम ने एक स्टेटमेंट दे दिया अजीब गरीब, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, कि खुद मुख्तार होना चाहते हैं तो खुद मुख्तार हो जाए। ये ऐसे मौके पर आजाद हो जाएं, खुद मुख्तार भी आजाद हो जाए। यानी इसका क्या मतलब है आजाद हो जाए? ये पाकिस्तान की 70 साल तारीख में किसी वज़ीर आज़म ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया जो इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। आप कम से कम ऑन पेपर ही, ऑन फॉर पब्लिक रिलेशनिंग, आप एक स्ट्रॉन्ग पोस्टर लेकर रखते हो। यू नेवर सरेंडर योर इनिशिएटिव, यू नेवर गिव। में कश्मीर की इंडिया डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। 1 करोड़ 20 लाख डोमिसाइल उन्होंने इशू कर दिए हैं वहां पे तकरीबन हिंदुओं को, यानी जो कश्मीर की टोटल आबादी से ज्यादा है। यानी आप वहां पे, अब वहां अगर इलेक्शन होगा तो वहां 1 करोड़ 20 लाख हिंदू वोट डाल सकेंगे उस छोटी सी वैली में, जिसमें 70-80 लाख मुसलमान बसता था। आपने तो ऑलरेडी उनको आउट परफॉर्म कर दिया डेमोग्राफी के हवाले से। यही स्ट्रेटजी इन्होंने जम्मू में 1948-47 में की थी। जम्मू वहां मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, उन्होंने वहां 3-4 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया और उसको हिंदू मेजोरिटी एरिया में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आप जम्मू में इलेक्शन करवाएंगे तो वहां डेफिनेटली हिंदू मेजोरिटी है, वो सारे प्रो इंडिया जाएंगे। तो ये काम आप मजीद 6 महीने कश्मीर में दे दीजिए। आप 1.5 साल दे चुके, आप मजीद 6 महीने दे दीजिए, कश्मीर विल बिकम अ हिंदू मेजोरिटी, एटलीस्ट ऑन पेपर, एटलीस्ट फॉर वोटिंग, फॉर इलेक्शन, फॉर प्लेबिसाइड। और आप यहां पर दुश्मन को फ्री हैंड दिए हुए हैं कि तुम वहां डेमोग्राफी चेंज करो, मिलिट्री कंटोनमेंट्स बनाओ, कश्मीरी रेजिस्टेंस को खत्म करो, कश्मीरियों को कॉम्प्रोमाइज करो उनको, क्योंकि कश्मीर फ्रैंकली स्पीकिंग जो मेजोरिटी कश्मीरी आबादी है वो सलाहियत ही नहीं रखती भारत के खिलाफ मजामत करने की। वो उनके शहर, उनके बच्चे उधर हैं, वो रहते उधर हैं, उनकी फैमिली उधर है, उनका कारोबार, उनकी तालीम उधर है। और या तो वो सर पे कफन बांध के 70 लाख लोग बाहर निकल आए और भारत के खिलाफ बगावत कर दे। ये पॉसिबल नहीं है जब तक उनको कोई बाहर से एक्टिव डायरेक्ट सपोर्ट ना मिले। और जब पाकिस्तान भी सपोर्ट नहीं कर रहा तो यू आर एक्चुअली गिविंग अ सिग्नल टू द कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स कि यू आर ऑन योर ओन। और वो चंद 100 बच्चे, चंद 1000 बच्चे जो सर बकफ हैं, जो सर पे कफन लपेटे हुए हैं, वो डेस्परेशन में आकर लिटरली ऐसे हमले कर रहे हैं कि जिसमें कामयाबी ज्यादा नहीं है, बस डिग्निटी और ऑनर से एक मौत है जो उनको मिल जाएगी। लेकिन अब पाकिस्तान करे भी तो क्या करे? जिस तरह आप कह रहे हैं कि अंदरूनी तौर पे, दाखिली महाज पे हम इस वक्त एक
क्योटिक सी सिचुएशन है। नहीं बासित भाई, बात ये है कि पाकिस्तान सब कुछ कर सकता है। आपने 27 फरवरी के बाद किया था ना, भारत के खिलाफ क्या किया था आपने जाके मारा, उसको बेइज्जत किया, दुनिया में रसवा किया, पूरी दुनिया में आपने डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल हाई ग्राउंड लिया, मॉरल हाई ग्राउंड लिया। और वो वक्त एक्चुअली था कि जब आप उसके एक हमले के जवाब में दुश्मन की इतनी बुरी तरह कमर तोड़ते, आपने तो एक्चुअली टारगेट मिस किए, पहाड़ों पे बम गिराने शुरू कर दिए ना कि चोट न लग जाए, कहीं हमारा दुश्मन है मासूम बेचारा, उसको चोट लग गई तो तकलीफ होगी। तो वो उसने आपकी कमजोरी सेंस कर ली, उसने देख लिया, आपके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, और उसकी कमजोरी सेंस कर ली, और 6 महीने बाद आके उसने कश्मीर हड़प कर लिया, एनेक्स कर लिया, जिसकी जरूरत उसको 70 साल में कभी नहीं हुई थी। सो दिस वॉज एन वन ग्रेट पॉलिसी ब्लंडर। फिर खालिस्तान की तहरीक शुरू हुई, अभी सिखों की सारी सिख फारवर्ड मूवमेंट जो है पूरे इंडिया के अंदर, उसने दिल्ली को लॉकडाउन किया हुआ, और पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर दोबारा स्टेटमेंट देता है कि भारत का इंटरनल मामला हम दखल नहीं देंगे। फॉर गॉड सेक यार, वो तो कह रहे हैं बलूचिस्तान अलग कर देंगे और कश्मीर ले लेंगे और गिलगित बल्तिस्तान पे कब्जा कर लेंगे, और वहां जो प्रोटेस्ट हो रहा है तो उस पर एक स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट पाकिस्तान नहीं दे सका कि जी पूरी दुनिया को कश्मीरी फार्मर्स के हुकूक देने चाहिए और ये ज्यादती हो रही है इनके साथ। सिख इंतजार करते रह गए कि पाकिस्तान कोई सपोर्ट करेगा इनको। एंड यू नो द सिख आर द फाइटिंग आर्म ऑफ द इंडियन आर्मी। अगर सिख पाकिस्तान के साथ मिल गए या सिखों में बगावत हो गई तो आपको तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वो खुद तोड़ देंगे भारत को। तो आप ये क्यों नहीं कर सकते? अगर आप कश्मीरियों की मदद नहीं कर रहे, वहां आपको डर खौफ लगता है, तो सिखों की मदद पे खौफ आपको आता है, डर लगता है। आप अफगानिस्तान से बात नहीं कर सकते, वहां आपको खौफ आता है। तो यार फिर आप अस्तगफिरुल्लाह, मतलब कर क्या रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? फॉर गॉड सेक लीव, फॉर गॉड सेक लीव एंड लेट समबडी एल्स रन द कंट्री। देन इस तरह आप अगर इसी तरह बैठेंगे, मैंने कहा कि देन यू विल एक्चुअली एंड अप like the leadership of 71, Yahya, Mujib and Bhutto and all the establishment of that time, चाहे वो उस वक्त की आर्मी चीफ हो या उस वक्त की आईएसआई चीफ हो या उस वक्त का सुप्रीम कोर्ट हो, वो सब इन्वॉल्व है इस पाकिस्तान तोड़ने में। क्योंकि जब बात करने का वक्त था, जब स्टैंड लेने का वक्त था, तो ये नौकरियां बचाते रहे। तो आप you can't do that. Pakistan is, you can't do that in Pakistan like this. चाइना के साथ ताल्लुकात तो कैसा देख रहे हैं आपको? आई मीन वी आर इन द राइट डायरेक्शन, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी उनके साथ है। दूसरी तरफ यूएस क्या प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पे सऊदी अरब पे, ईरान की तरफ भी वो जाना चाहते हैं। सारी ग्लोबल सिचुएशन को, और हमारे अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है, 2 ट्रम्प कार्ड्स हैं एक्चुअली, एक चाइना एक टर्की है। चलें ट्रम्प तो चला गया, लेकिन हमारे पास कार्ड्स मौजूद हैं। अगर इस ट्रम्प कार्ड को हम ठीक से इस्तेमाल करते तो फिर वो डिजास्टर ना करते फॉरेन पॉलिसी में, जिसका भी हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। चाइना आपके साथ है। चाइना डज नॉट वांट अमेरिकन टू बी इन अफगानिस्तान। चाइना लद्दाख में ऑलरेडी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इंडियंस के लिए, गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप यहां से प्रेशर बिल्ड करें इंडिया पर। चाइना आपके पास एक ऐसा काउंटर बैलेंस है इंडिया का और अमेरिका का, आपने इस्तेमाल कहां किया है उसको? We did not benefit from it. हमने उससे सीपैक के पैसे लेने की कोशिश की, हमने उससे डिफेंस कुछ सामान खरीद लिया, परचेज कर लिया, ट्रेड की बात कर ली, लेकिन जो इतने बड़े मोहल्ले के गुंडे का एडवांटेज होना चाहिए था, हमारे पास मोहल्ले का बदमाश हमारे साथ खड़ा है और उसके साथ हम अफगानिस्तान में और कश्मीर में और खालिस्तान में अपना वेट पुल करें और थ्रो करें, वो तो एडवांटेज हमने लिया ही नहीं। सो व्हाट हैव वी डन? क्या फायदा उसका? मतलब फ्रेंकली हम मेहन फरोख्तन व चर्जा फरोख्तन फारसी में कहते हैं, मुल्क भी बेचा तो क्या सस्ता बेचा यार, थोड़े को ठीक से तुम एडवांटेज ले, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ले लेते इस बात का। टर्की हमारे साथ खड़ा होना चाह रहा था, पहले हमने बेइज्जत कर दिया उसको मलेशियन समिट में, उसका इतना सीरियस डैमेज हुआ कि नाउ टर्क्स आर रिलक्टेंट टू डील विद द पॉलिटिकल गवर्नमेंट। वो डील कर रहे हैं आर्म फोर्सेस के साथ, नेवी के साथ अच्छे टर्म्स हैं उनके, आर्मी के साथ अच्छे हैं, डिफेंस के लेवल पर काम हो रहा है, लेकिन आप नोट करेंगे पॉलिटिकल गवर्नमेंट को ज्यादा इज्जत नहीं दे रहे हैं वो। I've talked to the Turkish leadership, I've talked to the AK party members and their think tanks. वो कहते हैं we are too disappointed from Imran Khan. He is hopeless. We don't trust him anymore. हमें नहीं मालूम कि वो हमसे वादे करके एग्रीमेंट्स करके किस तरफ चले जाएंगे। मगर टर्क्स हमारे भाई हैं, हमसे प्यार करते हैं, तो वो they are willing to give political support to us अगर हमारी बैकबोन हो, अगर हम स्टैंड ले जाएं किसी बात पर। हम स्टैंड ही नहीं लेते, हम तो मशहूर है यू टर्न के लिए। अब क्या करें? दुनिया में आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं यू टर्न लेके, दुनिया में इज्जत नहीं मिलेगी आपको।
दुनिया स्टेबल रॉक सॉलिड लीडरशिप को पसंद करती है, जो कभी अपनी बात से मुकरे नहीं, स्टैंड ले, जो प्रेशर ले। और उन्होंने टर्क्स ने करके दिखा दिया आपको अजरबैजान में कि किस तरीके से उन्होंने ठोक के मार के सारी यूएन रेजोल्यूशंस परे रह गई, उन्होंने अपना इलाका खाली करा लिया। देखिए वो लीड अगेन, ये तरीका है काम करने का। और पाकिस्तान का जायज केस है, कश्मीर पर भी जायज केस है हमारा, खालिस्तान पर भी जायज है, अफगानिस्तान पर भी जायज केस है। हम ठोकेंगे, दुनिया की मजाल नहीं है कुछ कह सके हमको। और एक बात और याद रखिएगा, अब वो अमेरिका नहीं है जो पहले हुआ करता था। अमेरिका इज गोइंग थ्रू अ मेजर क्राइसिस विद इन, इट्स अ डिवाइडेड अमेरिका, इट्स अ वीकर अमेरिका, इट्स एन अमेरिका विच इज गोइंग थ्रू डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस। इसका शुरू हो गया डिसइंटीग्रेट होने का प्रोसेस। और अब यूरोप भी क्योस में, पूरे यूरोप में जो लॉकडाउन, कोरोना, कोविड क्योस है, पूरी गवर्नमेंट तबाह हो रही है, इकोनॉमीज तबाह हो गई है। अब जो आने वाला वक्त है वो मशरक का है। खोल आंख, जमीन देख, फलक देख, फजा देख, मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। और हमारा के चश्मे उबलने लगे, गरा ख्वाब चीनी संभलने लगे। बाद में 100 साल पहले ये बात कही थी। ये वक्त है पाकिस्तान का चाइना और टर्की के साथ मिलकर एक ब्लॉक बनाने का। लेकिन चाइना और टर्की आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ ब्लॉक पॉलिटिक्स मेरे ख्याल में। दे आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट द यू टर्न लीडरशिप। अच्छा, दे आर इंटरेस्टेड, ये एतबार नहीं करते इस लीडरशिप पे जो कंफ्यूज्ड है, विच इज ट्राइंग टू बैलेंस। इसलिए कि सारे एडवाइजर जो इस गवर्नमेंट के हैं वो अमेरिकन है। मोहित यूसुफ अमेरिका से आया, वो सीआईए के लिए, सीआईए से बड़ा करीब समझा जाता है अमेरिकन। चाइनीज समझते हैं ही इज एक्चुअली अ सीआईए मैन, दैट्स व्हाट द चाइनीज थिंक, चाइनीज टोल्ड मी दिस। शाह महमूद टेरी लूगर के और अमेरिकन के बहुत नजदीक है। आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं सारे, हफीज शेख एंड ऑल, ये सब वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और इन लोगों के आदमी हैं। आपकी जो सारी एडवाइजरी टीम है वो अमेरिकन है। तो चाइनीज एतबार नहीं करते आप, इसीलिए फौज से डील करते हैं ज्यादा वो, बिकॉज दे ट्रस्ट द आर्मी मोर। यही हाल टर्क्स का है, दे ट्रस्ट द आर्मी मोर। दे वांट, टर्क्स चाहते हैं डिफेंस पैक्ट करना पाकिस्तान के साथ, चाइनीज कर लेंगे अगर आप इंसिस्ट करें तो। लेकिन अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट बैकबोन दिखाए, स्टेबल हो, ट्रस्टवर्दी हो, रिलायबल हो, अमेरिकन के लिए काम ना कर रही हो। क्या वजह है कि बाकायदा रेड फ्लैग्स हैं पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर्स के ऊपर कि दे आर वर्किंग फॉर द अमेरिकन इंटरेस्ट। मीटिंग में जो बात होती है बाहर बता देते हैं जाके। हुसैन हक्कानी भी तो हमने लगाया हुआ था अपना एम्बेसडर ना, हुसैन हक्कानी जैसे हमारे पास अभी भी बहुत है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरी चूंकि डायरेक्ट बात होती है, आई टॉक टू थिंक टैंक्स, आई टॉक टू पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, Chinese and Turks, they are very seriously interested in dealing with the political government for defense pacts. Turks, especially the Turks, they would like कि पाकिस्तान उनको न्यूक्लियर अम्ब्रेला ऑफर करे और वो पाकिस्तान को डिफेंस टेक्नोलॉजी दे, because Turks are facing the similar threats that Pakistan is facing. हमारे उनके साथ सदियों पुराने ताल्लुकात हैं, कल भी रूही, सब कुछ हमारा उनके साथ जुड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी अगर हमें कॉमन डिफेंस पैक्ट टर्की के साथ ना कर सके तो इससे बड़ी तारीखी फेलियर इस हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी का और कोई नहीं हो सकता। शाह महमूद कुरैशी के होते हुए कुछ नहीं हो सके। यह शख्स कुछ नहीं करने देगा, मैं साफ बता रहा हूं आपको। आप चूंकि इसी फॉरेन सर्विस के हैं, आपको लिहाज करते हैं, आप नहीं बात कर सकते। आई कैन से दैट शाह महमूद कुरैशी आपको कोई प्रैक्टिकल काम पाकिस्तान के मफाद में नहीं करने देगा। यह मुनाफिक आदमी है। ही इज सर्विंग समबडी एल्सेस इंटरेस्ट्स, He's not serving Pakistan's interest. इसके अबाव अजदाद ने बैटल पाकिस्तान की जंग आजादी को हमारी तबाह बर्बाद करवाया था। यह तारीखी डॉक्यूमेंटेड हकीकत है। इस मुल्क पे वो हुक्मरान बनते हैं, मीर जाफर और मीर सादिक के पोते जो है वो पाकिस्तान का सदर बन जाता है आके। ये हमारी तारीख है। ये बात मैं खुद नहीं कह रहा, पूरे मीडिया को पता है। हारून रशीद ने उस दिन शाह महमूद कुरैशी का पूरा शजरा नसब खोल के बयान किया था कि इनके अबाव अजदाद कौन लोग थे जो अंग्रेजों के साथ मिलकर तहरीक आजादी को कुचलते रहे। अब शाह में हारून रशीद से लड़े अगर ये बात गलत है तो, उसके खिलाफ तो केस नहीं किया इन्होंने। बट द क्वेश्चन इज एट प्रेजेंट इनकी जो पॉलिसी है, जो इंडिया को एडवांटेज दे देते हैं, ये कह के वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, खालिस्तान इज एन इंटरनल इशू, हम इस पे इंडिया कश्मीर के साथ, कश्मीर के मामले पर हम टर्की को डिफेंस पैक्ट नहीं करेंगे टर्की के साथ। I mean, these are criminal blunders, absolute criminal blunders. They are not mistakes. टर्की के साथ डिफेंस पैक्ट करने का उसकी implications भी तो है ना ज़हर साहब। हमारे जो खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं और जो इस वक्त हमारे आपके खलीजी, देखिए बात यह है कि खलीजी ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं, खलीजी ममालिक प्रैक्टिकली अब खत्म हो चुके हैं। दे डोंट एग्जिस्ट एनी मोर। वो माजी वाली बात नहीं है जैसे कहा। ये मुकम्मल तौर पर इसराइली लॉबी, इसराइली कैंप में जा चुके हैं। ये नए दो शहजादे हैं
जो अब इस वक्त पूरा मिडल ईस्ट पॉलिसी चला रहे हैं, MBZ और MBS, ये बताते खुद इनकी अपनी रॉयल फैमिलीज के अंदर शदीद फसाद और तसादुम मचा हुआ है। सऊदी अरब के अंदर अनार्की और chaos है। हज और उम्रा बंद होने की वजह से इनकी लोकल इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, और सऊदी अरब की इकोनॉमी तबाह होती है तो पूरे GCC की इकोनॉमी खत्म होती है उसकी वजह से। बहुत बुरा हाल है। ये थोड़े दिनों के, आप जो समझ रहे हैं कि हमारे 15 लाख 20 लोग हम मुलाजमत कर रहे हैं, थोड़े दिनों की बात है, वो सारे बगैर तनख्वाह के निकाल दिए जाएंगे वहां से, वो सस्टेन नहीं कर सकेंगे। और पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं है कि ये लोग पाकिस्तान को धमकियां देने लगे और हम हमारे ऊपर से चलते हुए गुजर जाए और हमें बुलडोज कर दे। अगेन जैसे बात कही कि अगर आप इफ यू स्टार्ट थ्रोइंग योर वेट अराउंड, मजाल नहीं है इन अरबों की, इन गल्फ वालों की, कि पाकिस्तान से बदमाशी कर सके। ये सिर्फ इसलिए सख्ती करते हैं पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान इनके आगे लेटा रहता है। ये इन बद्दुओं की आदत है, इट्स एन ओल्ड, इनकी स्ट्रैटेजी यही। आप इनके सामने इज्जत से बात करें, इनके आगे लेट जाएं, इनके लिए ड्राइवर चले, इनकी गाड़ी चलाएं, ये आपको कुत्ते की तरह ट्रीट करेंगे। आप इनको ठुट मारें, जूता मारें, धमकी दें, थ्रेट दें, आप इनको दबा के रखें, ये आपको रिस्पेक्ट करेंगे। दैट्स हाउ इसराइली डील विद देम, दैट्स हाउ अमेरिकन डील विद देम। यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ दीज अरब्स। हम लोग जिस तरह अफगानियों की एक साइकी है, उस तरह तुर्कों की एक साइकी है। तुर्क गैरत, रिस्पेक्ट और इज्जत को रिस्पेक्ट देते हैं, स्ट्रेंथ को, ऑनर और डिग्निटी को रिस्पेक्ट करते हैं, लॉयल्टी को पसंद करते हैं। अरब इन एट्रीब्यूट्स को नहीं पसंद करते। अरब के नजदीक लॉयल्टी ये है कि आप गुलाम बन के रहे हमारे, बात ना करें हमारे आगे। आप अगर गुलाम नहीं है और हमसे पैसे ले रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, तो कोई इज्जत आपकी नहीं है। वी यूज यू, हम आपके मुल्क में आकर तिलोर का शिकार भी करेंगे, आपको जूता भी मारेंगे। तो यू हैव, हिंदू की मेंटालिटी यही है, आप उसके साथ खैर सगाली का जज्बा करेंगे, वो आपको जलील करेगा। हिंदू को दांत तोड़ के रखें जैसे आपने फरवरी में किया था, वो सीधा होकर आएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ द नेबरहुड वी लिव इन। और आप एक पॉलिसी कमजोर, सबसर्वियंट, पैसिफिस्ट, डोसाइल, पीस मेकिंग, खैर सगाली, हर जगह ये नहीं चलती है। बात जगह आपको सख्ती करनी पड़ती है। आप न्यूक्लियर पावर है, फॉर गॉड सेक, स्टार्ट टू बिहेव लाइक अ ब्लडी न्यूक्लियर पावर। You are behaving like Bhutan and Nepal. We end on this note. Thank you very much. कि Pakistan is a nuclear power and we should behave like a nuclear power. Thank you very much, Zaid साहब. It was a pleasure talking to you. अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे दोबारा राब्ता रहेगा. And you too as well. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Thank you.